देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला और अभी भी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा है और ये भी बताया जा रहा है कि इस बादल फटने से वहां पर भारी तबाही की आशंका भी है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ कैंप, बीएसएफ कैंप और जम्मू कश्मीर पुलिस के कैंप को भी नुकसान होने की खबर आ रही है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। एसडीआरएफ की 2 टीमें पहले से ही वहां हैं। एक और टीम गांदरबल से रेस्क्यू और राहत बचाव के लिए भेजी गई है। जम्मू कश्मीर में आज दूसरा क्लाउड बर्स्ट का इंसिडेंट जो है वो सामने आया है। ये दूसरा इंसिडेंट अमरनाथ श्राइन की जो केव है वहां पर सामने आया है। हालांकि इस इंसिडेंट में अभी किसी की जान या माल का कोई नुकसान हुआ हो वो सामने नहीं आया है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनसे साफ लग रहा है कि ये जो क्लाउड बर्स्ट है, जो बादल फटा है, बिल्कुल बेस ऑफ द केव जहां से सीढ़ियां शुरू होती हैं गुफा के लिए, वहां पर हुआ है। आमतौर पर यहां पे बहुत श्रद्धालु होते हैं, बहुत भीड़ होती है। लोग जाने से पहले जो है वो वहां पर रुक कर सांस लेते हैं। लेकिन क्योंकि इस बार कोविड के चलते यात्रा नहीं हो रही थी, इसलिए वहां पर लोग तो नहीं थे, यात्री तो नहीं थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के जो कैंप्स हैं वो वहां पर जरूर आपको इन तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे होंगे। वहां पे सीआरपीएफ और जो लोकल पुलिस है उसकी तैनाती होती है। हालांकि अभी दोनों की तरफ से कहा जा रहा है, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी और सीआरपीएफ की तरफ से भी, कि अभी कोई नुकसान जान और माल की कोई जो रिपोर्ट है उन तक नहीं पहुंची है। लेकिन वो अभी और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि ये शुरुआती जानकारी ही उन तक पहुंची है। तो ये तीसरा इंसिडेंट है जो आज हुआ है। पहला जो है किश्तवाड़ में हुआ था, जहां पर कई लोग जो हैं वो अभी तक उनके वेयर अबाउट्स जो हैं वो पता नहीं चले। दूसरा इंसिडेंट मनाली में हुआ था। आज ये तीसरा इंसिडेंट जो है वो अमरनाथ केव के यहां पर रिपोर्ट हुआ है। इसके चलते जो वहां का जो लोकल प्रशासन है उसने जो आसपास के गांव हैं, जो उनमें से गुंड और कंगन के इलाके जो हैं, वहां के लोगों को बोला है कि वो वहां से जो नदी बह रही है, सिंध की नदी, उसके पास न जाए, क्योंकि आने वाले कुछ घंटों में बहुत बारिश होगी, जिसके चलते उस नदी में पानी का बहाव बहुत तेज हो सकता है, जिसके चलते कोई जो है वो अप्रिय जो है दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वार्निंग्स दे रहा है लोकल लोगों को कि वो उसके आसपास ना जाएं और सब जो हैं वो सचेत रहें। फिलहाल जो अमरनाथ यात्रा है, अमरनाथ जो केव है, वहां से फिलहाल कोई जान माल का जो नुकसान है वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। किश्तवाड़ में बादल फटने से भीषण तबाही हुई है। अब तक बताया जा रहा है कि इस बादल फटने में 7 लोगों की मौत हुई है और 40 लोग अब भी लापता हैं। अधिकारियों के मुताबिक राहत और बचाव कार्य में मुश्किल आ रही है क्योंकि मौसम अब भी बेहद खराब है। देखिए हमारे सहयोगी नजीर मसूदी की ये रिपोर्ट। रात में बादल फटने से किश्तवाड़ जिले के होंजर गांव में आफत टूट पड़ी। कई घंटों की मशक्कत के बाद बचाव कर्मी दूर दराज के इस गांव पहुंच पाए। 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 17 जख्मी हैं और कम से कम 20 लोग लापता हैं। अधिकारियों का कहना है कि राहत के काम में खराब मौसम की वजह से भी परेशानी हो रही है। एसडीआरएफ, पुलिस और सेना मौके पर हैं। खराब मौसम के बावजूद घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जैसे ही बादल फटने के बारे में पता लगा, किश्तवाड़ से एक एसडीआरएफ टीम रवाना कर दी गई। इसके अलावा डोडा और उधमपुर से भी टीमें भेजी गई हैं। पुलिस का कहना है कि घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जिनमें से 5 लोगों की हालत बहुत नाजुक है। बादल फटने से आई बाढ़ और भारी बारिश इलाके के कई मकान बहा ले गई। अब सबसे बड़ी चुनौती लापता लोगों की तलाश और पीड़ित लोगों तक राहत पहुंचाना है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने पूरी मदद का आश्वासन दिया है। उधर मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में बारिश और बाढ़ की चेतावनी दी है। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यूपी में बाराबंकी अयोध्या बॉर्डर पे बीती रात एक ट्रक ने सड़क पे सो रहे मजदूरों को कुचल दिया, जिनमें 18 मजदूरों की मौत हो गई और करीब 2 दर्जन जख्मी हो गए। पंजाब से बिहार जा रही इन मजदूरों की बस खराब हो गई थी, इसलिए वो सड़क के किनारे सो गए थे। ये नज़ारा दिल दहलाने वाला है। खराब खड़ी बस के नीचे और आगे सो रहे सारे मजदूर कुचल गए।
एम्बुलेंस से अस्पताल गए तो पता चला कि 18 मर चुके हैं। बस में सवार लोटन सदा बताते हैं कि बस में गर्मी लगने पे मजदूर सड़क पे सो गए थे, लेकिन ट्रक ने बस में पीछे से टक्कर मारी तो बस आगे सो रहे सारे मजदूरों को कुचलती चली गई। चलाने लग गया तो हम लोग दौड़ा तो देखता है 10-15 को नीचे घिसते हुए टायर के नीचे हुए, तो घिसते हुए गया तो किसी के पेट खत्म हो गया, घूंटी निकल गया, कोई कुछ के इस चढ़ गया, कुछ इस पर चढ़ गया, ऐसे चढ़ गया, ऐसे हुआ। कल्याणी नदी के इस पुल के ऊपर जहां पुलिस की गाड़ी खड़ी है, यहां बस खराब होकर खड़ी हुई थी और बस के सामने थके हुए मजदूर जो तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफर कर चुके थे यहां सो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सामने से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है, यहां वो महफूज रहेंगे। लेकिन उनके जिस्म तो चले गए, पैरों की चप्पलें सिर्फ यहाँ पे बची हुई हैं। NH 28 पे ये वे चप्पलें हैं जिन्हें पहनने वाले जिस्म अब इस दुनिया में नहीं रहे। चप्पलें भी उन्हें पहनने वाले की हैसियत बताती हैं और कुछ चप्पलों के छेद बताते हैं कि उन्हें पहनने वाला कितना पैदल चल चुका होगा और क्यों दूसरी चप्पल नहीं खरीद सका होगा। एक्सीडेंट के बाद वहां से गुजरती गाड़ी वाले रुकने को तैयार नहीं थे। बस में सवार मजदूर सीमा बताती हैं कि वो मदद के लिए गाड़ी कैसे रुकवा सकी। हम लोग ने तो इतना बोला कि गाड़ी कोई लिफ्ट नहीं देगा, कोई रुकेगा भी नहीं, तो लाश बिछा देना आगे, तो यही करके गाड़ी रुक गया था, तब हम लोग को मदद मिला वहाँ से। बचे हुए मजदूर यहाँ जमा हैं जिन्हें सरकार अपनी बसों से घर भिजवा रही है। ज्यादातर 300-350 रुपए रोज की मजदूरी के लिए बिहार से अपने गांव से 1700-1800 किलोमीटर दूर पंजाब गए थे। सीतामढ़ी के सुजीत 25 साल के हैं, इनका पैर भी ट्रक के नीचे आ गया था लेकिन जान बच गई। ये बताइए, आपके सामने एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मर गए, इतने लोग अस्पताल पहुंच गए, तो क्या आप दोबारा से फिर जाएंगे उतनी दूर काम करने इसी तरह? सर वैसे नहीं जाएंगे तो हमारा बाल बच्चा कहाँ से खाएगा, जाना तो पड़ेगा। उधर कोई साधन नहीं है? साधन नहीं है सर। इन मजदूरों की मदद करने वाले सोनी कहते हैं कि ट्रक ड्राइवर नशे में था जो भाग गया। खड़ी गाड़ी में इंडिकेट जल रहा था और उसके बाद पीछे से ठोका और नशे की हालत में उसने ठोका और आदमी को रौंदते हुए बस आगे चल गया। पिछले लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों का हुजूम जब सड़कों पे निकला तब अंदाज हुआ कि इस मुल्क में कितने लोग मामूली सी कमाई के लिए अपने घर से हजारों मील दूर बेवतनी में दिन गुजारते हैं। उनमें से ना जाने कितने घर के रास्ते में मर गए। ये वे लोग हैं जिनके लिए कहा गया है कि मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह, जिंदगी ने जब छुआ कुछ फासला रखकर छुआ। बाराबंकी और अयोध्या में राजेश गुप्ता और सरफराज के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। हेलमेट है जरूरी, नहीं तो होगा हेड इंजरी, ये कहना है बिहार के उन विपक्षी विधायकों का जो पिछले 3 दिनों से बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में हेलमेट लगाकर आ रहे हैं। दरअसल ये विधायक इस साल 23 मार्च को विधानसभा परिसर में हुए हंगामे के बाद पुलिस की पिटाई से काफ़ी दुखित हैं और विपक्ष के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष ने बुधवार को इस मुद्दे पर विशेष बहस कराकर एक तरह से पूरे मामले को डिफ्यूज करने की कोशिश की। बेरोजगारी पर हल्ला बोल। सोमवार को जब से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सतीश दास अपनी SUV में बैठकर आते हैं, लेकिन हेलमेट पहनकर। 23 मार्च को बजट सत्र के दौरान हंगामे को वो इसकी वजह बताते हैं। जो कार्रवाई सरकार ने की है वो खोदी पहाड़ निकली चूहिया वाली कार्रवाई है और सरकार हम लोग की सुरक्षा की गारंटी करने में विफल है। इसलिए हम लोग हेलमेट पहन करके आए हैं कि किसी भी परिस्थिति में हेलमेट है जरूरी, नहीं तो होगा हेड इंजरी। विधानसभा परिसर में अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे इन विधायकों से जब पूछा गया कि कब तक हेलमेट पहने रहेंगे तो उनका जवाब कुछ ऐसा था कि लगातार विधायकों के ऊपर जो हमला हुआ है विधानसभा के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र का हत्या, बिहार में बहार है और सिर फोड़वा सरकार है। जब तक हम लोगों की मांगे पूर्ति नहीं होगी तब तक हम लोग बिहार विधानसभा के बाहर ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे।
हालांकि इस मुद्दे पर बहस कराने के लिए सदन के अंदर विपक्ष आ रहा है और विधानसभा अध्यक्ष ने भी विपक्ष के विधायकों के दबाव में आखिरकार बुधवार को इस मुद्दे पर बहस कराई, लेकिन विधायकों का अपना रोना है। डर है हम लोगों को कि किसी समय ये लोग सिर फोड़ सकते हैं, सिर फोड़वा सरकार है और हम लोग का है जी किसी मांग है जी किसी दोषी जो जितने भी पदाधिकारी उन पर कार्रवाई किया जाए, लेकिन सभी को बचाया जा रहा है। ये किसने ऑर्डर दिया कि विधायकों को गाली दो और जूते से मारो और बाहर ले जाके फेंको? सबसे पहले अधिकारियों को दंडित करे, कठोर सजा दे। बिहार का उन्नति तरक्की कैसे हो इस पे हम लोगों को बात करना है, इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम हेलमेट लगा के तो ना आए। विपक्ष के विधायकों को डर है कि कहीं कार्रवाई के नाम पर कहीं उन्हें सदन से निलंबित न कर दिया जाए। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर अपना पदभार संभाल लिया है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किन किन विवादों से जुड़ा उनका नाम। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर। 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अफसर राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद का कार्यभार संभाल लिया है। हालांकि उनका नाम विवादों में भी रहा, लेकिन वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के काफ़ी करीबी हैं। इसीलिए ये माना जा रहा है कि कई काबिल अफसरों को दरकिनार कर उन्हें ये अहम पद मिला। उन्नीस 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अफसर राकेश अस्थाना जब दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देने के अलावा खामोशी के साथ ये गुलदस्ता भेंट किया गया। पद संभालते ही अस्थाना ने कहा कि उनका पहला मकसद अपराध को काबू करना रहेगा। अस्थाना दिल्ली पुलिस के 23वें कमिश्नर हैं। मैंने आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर का चार्ज लिया है। पुलिस का बेसिक फंक्शन होता है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। तो हमारा फोकस मोस्टली बेसिक पुलिसिंग पे रहेगा और मेरी जहां तक समझ है अगर हम ये काम बखूबी करेंगे तो जनता को संतुष्टि रहेगी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। बाकी जो स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम अकॉर्डिंगली एज पर दी एसओपी हैंडल करेंगे। इससे पहले मंगलवार रात जब गृह मंत्रालय ने अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाने का आदेश जारी किया तो हर कोई हैरान रह गया। पुलिस मुख्यालय में भी इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई। दरअसल राकेश अस्थाना इसी 31 जुलाई को बीएसएफ डीजी के पद से रिटायर हो रहे थे, लेकिन मंगलवार रात को उन्हें अचानक न सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया बल्कि गुजरात कैडर से एजीएमयूटी कैडर में डेपुटेशन पर भेज दिया गया और दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना दिया गया, जो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जबकि 27 दिन पहले एक्टिंग सीपी बनाए गए बालाजी श्रीवास्तव को पद से हटा दिया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की दौड़ में चल रहे 1987 बैच के आईपीएस अफसर सत्येंद्र गर्ग और ताज हसन को दरकिनार कर दिया गया। अस्थाना का नाम विवादों में तब रहा जब सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर रहने के दौरान उनका सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा से विवाद हो गया और मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से रिश्वत लेने के आरोप में अस्थाना पर केस दर्ज हुआ। स्टर्लिंग बायोटेक मामले में भी अस्थाना पर रिश्वत लेने के आरोप लगे। इसके बाद आलोक वर्मा और अस्थाना दोनों को सीबीआई से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब अस्थाना सूरत और बड़ोदरा में कमिश्नर रहे। गोधरा कांड की जांच, सीबीआई में रहते चारा घोटाले की जांच, एनसीबी में रहकर सुशांत सिंह ड्रग्स मामले की जांच में अस्थाना की अहम भूमिका रही। बहरहाल कई विवादों के बीच राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाल लिया है। अब देखना होगा कि आगे आने वाली चुनौतियों को वो किस तरह संभालते हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन पवन कुमार के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अश्लील फिल्म रैकेट में गिरफ्तार अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को जमानत नहीं मिल पाई। मुंबई मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राज कुंद्रा और रायन थर्प दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
इसके पहले बहस करते हुए कुंद्रा के वकील ने पूछा था कि क्या आरोपी आतंकवादी हैं। अश्लील फिल्म रैकेट में गिरफ्तार राज कुंद्रा को अभी जेल में ही रहना होगा। अदालत में कुंद्रा की जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने दलील दी कि आरोपी अमीर और प्रभावशाली लोग हैं। मामले में और भी पीड़ित सामने आ रहे हैं। आरोपी जांच में बाधा डाल सकता है। इस पर कुंद्रा के वकील ने पूछा, क्या आरोपी आतंकवादी है? अब तक कोई शिकायत या सबूत नहीं है कि आरोपी ने किसी को पुलिस के पास जाने से रोका या छेड़छाड़ की कोशिश की हो। तब सरकारी वकील ने याद दिलाया कि मामले में इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट किए गए हैं। अश्लील फिल्म शूटिंग रैकेट का मामला फरवरी 2021 में सामने आया था। तब मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, जिन्हें चार्जशीट फाइल करने के बाद जमानत भी मिल गई। अदालत में कुंद्रा के वकील ने याद दिलाया कि पहले से गिरफ्तार कुछ आरोपियों पर कुंद्रा और रायन थॉर्प की तुलना में अधिक गंभीर आरोप थे और मामले में सिर्फ 7 साल की सजा है और कुंद्रा का घर और परिवार यहीं है, इसलिए जब भी जरूरत होगी वो यहाँ जांच के लिए उपलब्ध होंगे। लेकिन अदालत ने उनकी एक नहीं सुनी और जमानत अर्जी खारिज कर दी। आज राज कुंद्रा और रायन की जमानत अर्जी पर सुनवाई थी। दोनों अर्जी पर सुनवाई हुई और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसी की वजह से दोनों की अर्जी अदालत ने खारिज की है। इस बीच अश्लील फिल्म शूटिंग मामले में मालवनी पुलिस में एक और एफआईआर दर्ज हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी एफआईआर में आरोपी के तौर पर सीधे राज कुंद्रा का नाम नहीं है, लेकिन पीड़िता को बताया गया था कि राज कुंद्रा की कंपनी के लिए शूट किया जा रहा है, इसलिए मामले में आगे चलकर राज कुंद्रा पर भी शिकंजा कस सकता है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।